चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले से कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर। चलिए, टॉपिक है सर डे 2 FY बीकॉम सेम 1 वाले बच्चों की बात करेंगे। कॉमर्स 1 का डे 1 आई होप हर एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट देखा है एंड डे 2 में उसके बाद आए हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स कुछ कॉन्सेप्ट हमारे डे 1 से मैच होने वाले हैं। इसलिए मेरा सजेशन है जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं डे 2 का, उनको मेरा सजेशन है पहले आप डे 1 फॉलो करो, डे 1 के बाद डे 2 फॉलो करना है आपको। क्लियर है। आज 2 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। पहला देखो आपका मीनिंग टॉपिक क्या चलेगा सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर चलने वाले हैं। बिजनेस इंपॉर्टेंट के फीचर्स देखने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। क्लियर है। बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले तो मीनिंग पार्ट इसका क्या बोलते हैं। पहले मीनिंग पार्ट समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डालते हैं। भाई हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, 2 मेजर बोला जाता है, 2 मेजर होते हैं। पहला तो सर हमारा एक इंटरनल फैक्टर होता है, सेकंड हमारा सर एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मींस आपको समझ में आता है, ऑलरेडी कल के लेक्चर्स में हमारी हुई है बातें कि इंटरनल फैक्टर मतलब सर जो कंपनी के अंदर होती है, मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अंदर जो फैक्टर्स हैं उनको बोला जाता है इंटरनल फैक्टर्स, भाई जिसकी वजह से हमारे कंपनी के इंटरनली पार्ट पे डील होता है। एक्सटर्नल में होता है हमारे आउटसाइडर, कंपनी के बाहर जाइए आप तो वहां पे आउटसाइडर जो आपके फैक्टर्स दिखने वाले उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के एग्जांपल्स भी ऑलरेडी कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है। भाई इंटरनल फैक्टर आप क्या होते हैं कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है कंपनी के अंदर वो देखना पड़ेगा। फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या मींस रॉ मटेरियल, मशीन पावर, ये सब देखना पड़ेगा सर। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है उसको देखना है। कंपनी की क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज है वो देखना है। कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देखना पड़ेगा। कंपनी का क्या कॉर्पोरेट इमेज है, भाई कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब आपके हो गए सर इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स के मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इंटरनल फैक्टर क्या आइडेंटिफाई करता है आपका, इंटरनल फैक्टर प्रॉपर तरीके से हम लोग ने देख लिया कि सर क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। वो आइडेंटिफाई करेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। मतलब सर अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे अच्छे है, मतलब स्टाफिंग लेवल हमारा अच्छा है, भाई स्टाफ जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वालिफाइड स्किल एबिलिटी वाले बंदे हैं, तो ये कंपनी के लिए स्ट्रेंथ वाली बात हो गई। बट हमारे पास सर कैपिटल की कमी है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ये आपकी वीकनेस हो गई है। क्लियर है। जैसे स्टूडेंट बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं सर मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है बट मेरे थेरेटिकल पार्ट अच्छे नहीं है। तो आपका प्रैक्टिकल क्या हो गई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, बट आपके जो थेरेटिकल पार्ट वीक है वो आपकी क्या हो गई सर, वीकनेस हो गई है। तो कंपनी अपने इंटरनल फैक्टर्स के बेस पे 2 चीज अपने डिसाइड करती है, आइडेंटिफाई करती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। क्लियर है सर। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे सर, एग्जांपल्स पहले बात कर लूं। अब देखो कल जो हुआ था लेक्चर्स उसमें इस तरह मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए थे क्या क्या चीजें होती है, बट आज आपको और डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में सर हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक हमारा माइक्रो लेवल होता है, एक हमारा मैक्रो लेवल होता है। माइक्रो लेवल में मींस क्या होता है हमारा सर, माइक्रो में आपके कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटीज। बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसी पे सिर्फ आपके एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर का क्वेश्चन आएगा जो कि डे 3 में मिलेगा, तो वहां बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ये माइक्रो फैक्टर्स में आ रहे हैं आपके और क्यों मैक्रो में आ रहे हैं। आज सिर्फ आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखना है कि ये चीजें आने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में डे 3 में हम डिटेल में जाएंगे कि ये माइक्रो फैक्टर्स क्यों है एंड मैक्रो फैक्टर्स क्यों है। मैक्रो में क्या आएगा सर, नेचुरल आ जाएगा आपका, टेक्नोलॉजिकल आएगा, डेमोग्राफिकल आ जाएगा एंड इकोनॉमिक आ जाएगा। 4 एग्जांपल्स आपके ध्यान में रखो, और भी एग्जांपल्स है बट आपको 3 से 4 ही ध्यान में रखना है। और ये क्या आइडेंटिफाई करेगा सर, हमारे थ्रेड्स क्या है और हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ये डिसाइड करेगा, आइडेंटिफाई करता है। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। फैक्टर्स हमारे 2 टाइप के सर, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स में आपने एग्जांपल्स देख लिया और वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आपको पता चल गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स के आपके एग्जांपल समझ गए और एग्जांपल क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आपको समझ गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, थोड़ी सी मीनिंग पढ़ने क्या बोल रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इसलिए फैक्टर्स आपको पहले बता दिए गए कि आपके इंटरनल फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है। दैट इन्फ्लुएंस मींस होता है भाई इफेक्ट डाल रहे, प्रभाव डाल रहे किस पे, द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस
फर्म, जो आपकी कंपनी है उस पे इफेक्ट डालेंगे। कौन इफेक्ट डालेगा सर? हमारे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग ऑफ ए बिजनेस फर्म, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम पे, उसके वर्किंग पे। कौन से सर? दोनों फैक्टर। ये आपकी मीनिंग हो गए। मीनिंग में उसके बाद इस तरीके से पार्ट आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है सर फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कंपलसरी नहीं, इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन दो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप दे देना पॉइंट्स। पर ध्यान रखना इतना तो सेम एग्जाम में लिखना ही है हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को इतना तो एग्जाम में लिखना ही है। उसके बाद की कहानी आप लिख सकते हो, पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट बोलता है डायनामिक होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नेचर में होना चाहिए, इनोवेटिव नेचर में होना चाहिए। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है सर, हमारे कॉम्पिटिटर को देख के मतलब अलग अलग सिचुएशन में बोल सकते हो आप, वो फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए और इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए। शॉर्ट में आप इसको समझ लो डायनामिक में। क्लियर सर? सेकंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट। पहले तो आप ये समझो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, सर बहुत अच्छे से समझा। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं और इनका इफेक्ट आपको डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारा, बिल्कुल पड़ेगा सर। बिजनेस एनवायरनमेंट पहले ये समझो, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझेगा क्या चल रहा है। आपको पहले इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर समझ लेना। सर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने मीनिंग में इसीलिए आपको बता दिया, और ये क्वेश्चंस भी है अभी आगे चल के ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी, इसलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम टाइप यहाँ पे दिखा दिया हो कि आगे चल के मींस आगे चल के नहीं, डे 3 में ही मिलेगा ये क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, पूछे भी जाते हैं आपसे क्वेश्चंस हमारे, इसके लिए यहाँ पे आपको गाइड कर दिया। तो मतलब बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारे दो फैक्टर्स होते हैं सर, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपने यहाँ पे देखा, बराबर है कि नहीं? तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और वो इंपैक्ट आपका सर डायरेक्ट भी हो सकता है, अदरवाइज इनडायरेक्ट भी हो सकता है। किसमें सर? किसमें सर? वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, आपकी कंपनी के वर्किंग के ऊपर। क्लियर है क्या? क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंटरनल एक्सटर्नल के फैक्टर्स में अगर कोई इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी वजह से आपका इफेक्ट पड़ेगा सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट पे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर कॉम्प्लेक्स। पहले क्या था, सिंपल सा बिजनेस चलता था, लोगों के पास मतलब कंपटीशन लेवल, पहले तो कंपटीशन लेवल इतना था नहीं, प्लस सेकंड जो भी गुड्स हमको मिलते थे इतनी सारी वैरायटीज नहीं थी। पर आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है, प्लस इतनी सारी एक ही गुड्स की, एक ही कमोडिटी की इतनी सारी वैरायटीज आ गई, कस्टमर के पास चॉइसेस आ गई है भाई, कि वो अपने नीड, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आज के टाइम पे बिजनेस जो इन्वायरमेंट है सर कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया, मतलब वो सिंपल नेचर नहीं रहा पहले के जैसा। कुछ साल पहले जैसे इतना कंपटीशन नहीं था, बट आज के टाइम पे हमारा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इतनी सारी कंपनीज आ गई है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बिल्कुल है सर। नेक्स्ट बोलते हैं सर रेगुलेशन। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट पे रेगुलेशन का भी इंपैक्ट पड़ता है, किस पे? स्पेशली गवर्नमेंट जब हमारी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आते हैं तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कभी जीएसटी लेके आए तो जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, तो भाई गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी इंपैक्ट पड़ेगा। इनसेपरेबल पार्ट्स हमारा होता है। बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अलग पार्ट नहीं है भाई, बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अलग चीज नहीं है। बिजनेस विदाउट बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसा सर? बिजनेस एनवायरनमेंट के आपने फैक्टर्स देखे, अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना बिजनेस पॉसिबल है क्या सर? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बिना बिजनेस पॉसिबल है क्या सर? कस्टमर के बिना बिजनेस पॉसिबल है, डीलर के बिना कस्टमर मींस पॉसिबल है बिजनेस, सप्लायर के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बिना बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे मैं बोल दूं भाई मैं अकेले ही चाहूं तो ये शूट करके अपलोड करूं, अगर बच्चे वीडियो ही नहीं देखे, स्टूडेंट अगर रहेंगे नहीं तो कैसा डिमांड होगा प्रोडक्ट का, नहीं हो पाएगा। सेम बिजनेस बोल रहे हैं, बिजनेस अकेले करके क्या करोगे जब आपके फैक्टर्स नहीं होंगे, मींस बिजनेस एनवायरनमेंट आपका नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर? आई होप समझा होगा। चलिए नेक्स्ट मल्टी डायमेंशन। जैसे आज का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई भी चीज हमारी आती है तो उसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे एग्जांपल मैंने बताया जीएसटी है, तो जीएसटी की वजह से या तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या फिर नेगेटिव, या कोई न्यू पॉलिसीज आई है, न्यू कोई भी कॉम्पिटिटर ने आपके
इंट्रोड्यूस किया, तो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी हो सकता है। मतलब ये फिक्स नहीं बोला जा सकता कि आपके फेवर में भी जा सकता है, अदरवाइज फेवर में नहीं जा सकता है। लास्ट हमारा सर रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव डिसीजन। अब देखो रिएक्टिव नाम बता रहा है, रिएक्टिव मींस रिएक्शन के बेस पे आपका डिसीजन होगा। जैसे सर रिएक्शन मींस किसका, कंज्यूमर का, कस्टमर के रिएक्शन के बेस पे आपको चेंज करना पड़ सकता है, अपना डिसीजन बदलना पड़ सकता है। प्रोएक्टिव मींस होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, न्यू प्राइस लॉन्च कर रहा हूं, न्यू क्वालिटी में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, मतलब अलग अलग। जैसे सिंपल है, ये ब्लैक मार्कर था, ब्लू एंड रेड लॉन्च किया, तो ये कौन सा डिसीजन है सर, प्रोएक्टिव डिसीजन में आएगा। बट कस्टमर ज्यादा ब्लैक की डिमांड कर रहे हैं, तो कस्टमर ज्यादा ब्लैक की डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केट में इनको ब्लैक मार्कर ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कौन सा डिसीजन है सर, रिएक्टिव डिसीजन है, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये कौन से डिसीजन के अंदर आएगा सर, रिएक्टिव के अंदर आएगा। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन अगर होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बट फिर लास्ट में एक बार फिर से मेरा सजेशन है कि जो बच्चे कॉमर्स में केडी लगी है, टाइम कम है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देख लो। आप लोग ये मीनिंग पार्ट जैसा लिखा वैसे ही प्रेजेंटेशन देना, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखा के दिया और एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। और उसके बाद ये प्रेजेंटेशन आपको देना है। उसके बाद इतना तो कंपलसरी आपको हर एक बच्चे को करना ही करना है। उसके बाद मेरा सजेशन है, ये आप पॉइंट्स को अगर कुछ लिख सकते हो अपने वर्डिंग में, जैसा भी लिख सकते हो, लिख देना कुछ से 1 से 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस मैक्सिमम। मेरा सजेशन है 3 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 1 सेंटेंस, अपना वर्डिंग जैसा भी कंफर्टेबल फील होता है, बट लिखना है। क्योंकि ना लिखने से बेस्ट है कुछ तो लिख दो भाई, गलत सही जैसा भी लिख रहा हूं लिखो, तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स हम लोग को मिलता है एग्जाम में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये 2 क्वेश्चन आज के दिन हर एक बच्चे को कवर कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था सर, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ध्यान से सुन लो। मीनिंग कॉन्सेप्ट हमारा सेम चलेगा सर, बिजनेस एनवायरनमेंट की ही मीनिंग चलने वाली है। इंपॉर्टेंस आपके चेंज हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स आपके चेंज हो जाते हैं। बट ध्यान रखना, जो बच्चों ने डे 1 फॉलो किया तो उनके लिए डे 2 बहुत इजी कॉन्सेप्ट बनेगा। उसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं यहां पे। पहले तो जिन बच्चों को एक स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले। चलिए बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इजी क्यों पड़ेगा, इजी क्यों पड़ेगा सर? कल के लेक्चर्स जिसने देखे हैं, मैं आपसे पूछूं कल का कौन सा टॉपिक्स हमारा हुआ था? एक तो था सर स्टेप्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स था, बिल्कुल वही था। सेकंड चीज मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में मैंने 2 कराया था, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क दे दिए थे, जिसमें से ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स कराया था, बिल्कुल कराया था। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट्स क्या कराए थे, तो काफी बच्चों को याद होगा, बट काफी के लिए प्रॉब्लम है। जिनके लिए प्रॉब्लम है तो उनके लिए सच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी तक आपको नहीं याद हुआ होगा तो जाके वो लेक्चर्स देखो, आपको देखो उसमें ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला पॉइंट हमारा सर्वाइवल था। यहां पे भी वही पॉइंट्स मैंने कॉपी किया है, सर्वाइवल पॉइंट्स आता है। ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, यही सेम एग्जांपल्स आपको कल के लेक्चर्स में देखने मिले थे। तो ये पॉइंट्स देखो, ये कोई नया नहीं हुआ, कल के पॉइंट्स में किया था सर, कल के टॉपिक्स में किया था, तो ये पॉइंट सेम हो गया आपका। इसलिए आज के टॉपिक्स में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट सर हमारा ग्रोथ था, तो ग्रोथ आपको यहां पे दिख रहा है। इंटरनल ग्रोथ होता है भाई, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। इंटरनल में भी 2 से 3 एग्जांपल लिखाओ, एक्सटर्नल में भी 2 से 3 एग्जांपल लिखाओ। तो ये एडवांटेज हो गया उनके लिए जिन्होंने कल के लेक्चर्स को देखा, मींस डे 1 फॉलो किया है। कॉमर्स वाले बच्चों की बात करूंगा, 2 पॉइंट्स आपके हो गए क्लियर सर। हम लोग का सर कॉर्पोरेट इमेज भी आया था ऑलरेडी, कॉर्पोरेट इमेज आया, बिल्कुल आया सर। और बात करूं सर कौन सा आया था हमारा, इनोवेशन आ गया। जहां जहां पे इनोवेशन की बात होती है, इनोवेशन में पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए भाई कि ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को हमेशा इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए। मींस न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट होने चाहिए, न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। ये पॉइंट्स तो कल के हो गए, कल हम लोग ने ये सब चीजें हमने किया था कर। क्लियर है? ये अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस का पार्ट भी हमारा हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। किसमें हुआ है बच्चों लोग को याद होना चाहिए, स्टेप्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर था, मींस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर था सर।
बट वहां पे नाम डिफरेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बोला गया। ऑर्गेनाइज की बात जब करते हैं भाई, ऑर्गेनाइज क्या करोगे, रिसोर्सेज को, कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज सर, कैपिटल रिसोर्सेज हमारा आएगा, मैन पावर रिसोर्सेज आएगा एंड फिजिकल रिसोर्सेज आएगा। ये तो हो गए क्लियर। मतलब पॉइंट्स देखोगे ना 4 से 5 पॉइंट तो हमारे सेम हो गए जो हमने पहले पढ़े हैं सर, पहले पढ़े वही सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखे गए। कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे आपका आगे एक मोटिवेशन, भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में मोटिवेशन भी एक पार्ट है। लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे आप, तो मोटिवेट करने का सर हमारा 2 मेथड होता है। एक तो आप मॉनेटरी बेस पे कर सकते हो, सेकंड हमारा सर नॉन मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जा सकते हो। मॉनेटरी बोले तो सिंपल सा मनी के बेस पे आप मोटिवेट करो, जैसे बोनस प्रोवाइड करा रहे हो, उनको इंसेंटिव स्कीम दे रहे हो, इस तरीके से हो रहा है। नॉन मॉनेटरी में मतलब सर पैसे को छोड़ के, पैसा नहीं दे रहे हो आप, अलग वे से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जैसे कैंटीन फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करा दिया है, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा दिया है भाई, पार्टिसिपेशन करा रहे हो एम्प्लॉइज का सर, कभी जब प्लानिंग हम लोग कर रहे हो उसमें करा रहे हो सर, बोनस शेयर उनको प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये सब एडवांटेज होता है सर नॉन मॉनेटरी के अंदर। दो एग्जांपल लिखा हूं, इनफ है 2 एग्जांपल से लिखो आप, बहुत है। मतलब मोटिवेशन भी बहुत हार्ड लेवल नहीं है, बहुत सिंपल सा लेवल है। मोटिवेशन मींस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। मतलब अगर अच्छा एनवायरनमेंट आपको चाहिए तो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जैसे मैंने कल के एग्जांपल में ही बोला था कि आप लोग को मोटिवेट करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट करने के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। डिमोटिवेट अगर हो जाओगे तो प्रॉब्लम, जैसे काफी बच्चे डिमोटिवेशन में जा रहे हैं कि सर केटी क्लियर होगा कि नहीं, इतने दिन बचे हैं, क्या करूं, कैसे करूं। तो मेरा काम है कि भाई अगर पर डे मैंने बताया था 6 to 7 लेक्चर्स भी, मतलब डे 7 तक भी कोई बच्चा प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा 100%, तो भी केटी क्लियर हो जाएगी। बट मैंने 10 डेज का सीरीज लाया कि 10 डेज में आप 100% पेपर अपना कैसा कवर कर सकते हो, 100% पेपर की बात मैंने किया है। तो अगर 10 डेज का सीरीज कोई भी बच्चा प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो लोगों को क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सर कि एग्जाम अभी 15 दिन है, 20 दिन है और आप बोल रहे हो 10 डेज में क्लियर होगा, तो 10 डेज में मैं रिवीजन कर सकता हूं। तो ये मोटिवेट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट कर पाए। ऐसे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए भाई 2 पॉलिसी लेके चलती है सर, क्लियर है। कंट्रोलिंग में कुछ समझाने जैसा है नहीं भाई, कंट्रोल करना मतलब होता है प्रॉपर जो भी एक्टिविटी आपकी चल रही है, कल आपने किया था ना स्टेप्स में, लास्ट वाला टॉपिक था ना रिव्यू, सेम वहां का काम यहाँ पे होता है। आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करते हो। मतलब सर जैसा मैंने बोला था, आपका डे 1 का सीरीज मैंने दिया, तो डे 1 के लेक्चर्स को आपको देखना काम है भाई, देखना, याद करना या फिर कॉन्सेप्ट समझना, ये आपका काम है। अगर डे 1 में आपका ये नहीं हो पाए, डे 2 में नहीं, आपने सेटअप ऑब्जेक्टिव्स तो रखा है, स्टैंडर्ड तो रखा है कि पर डे इतना क्वेश्चंस करूंगा, बट आपका वो चीज हो नहीं रहा है, एक्चुअल में तो कुछ और ही हो रहा है। आपने सोचा था पर डे 2 क्वेश्चन करूंगा, बट पर डे तो एक ही क्वेश्चन हो रहा है। तो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड में डिफरेंस चल रहा है भाई, और डिफरेंस जो चल रहा है ना, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स आपको करना पड़ेगा वहां पे, क्लियर है। चलिए इफिशियंसी की बात करेंगे भाई, हायर इफिशियंसी कैसे मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला चीज हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है भाई, जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉइज है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा पहले से। जैसे कोई बच्चों को केटी क्लियर करना है तो जो पुराना मेथड था, जो उनकी एबिलिटी थी, उसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा ना, तभी तो बंदा केटी क्लियर कर पाएगा। मतलब उनकी इफिशियंसी को हाई करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको, क्लियर है सर। टेक्नोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, अगर मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है भाई, इंप्रूवमेंट हुआ है, अपग्रेड हुआ, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलने वाले हैं। प्लानिंग की बात करेंगे, प्लानिंग में लिखने जैसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि प्लानिंग मींस क्या होता है सर, डिसाइड करते हैं किसी भी चीज को एडवांस से, हाँ उसी को बोलते हैं भाई प्लानिंग होता है। प्लानिंग की अगर मीनिंग की बात करोगे, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब सिंपल से अगर बोलूं प्लानिंग क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज की प्लान करते हैं भाई, केटी क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, कब क्लियर करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो मतलब अलग अलग क्वेश्चन, ये तो आप प्लान कर रहे हो ना, कैसे करना है, कब करना है, कितना टाइम देना, तो ये आपने प्लान किया, तो ये प्लानिंग इसी को बोला जाता है। और एडवांस में आप सोच कर चल रहे हो, भाई एडवांस में हम सोच रहे हैं। सर्वाइवल डिटेल नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जो बच्चा कल का देखा उसमें समझाऊंगा। ग्रोथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई। कॉर्पोरेट इमेज भी ऑलरेडी बताया, गुडविल, मतलब मार्केट में आप अच्छी गुडविल कैसे बना सकते हो, इमेज अपनी अच्छी कैसे बना सकते हो सर, जब मैं अच्छी क्वालिटी का गुड्स, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड कराऊंगा, तो हमारी गुडविल मार्केट में क्रिएट होगी, मींस कॉर्पोरेट हमारी इमेज क्रिएट होगी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बट जस्ट आपको एक पॉइंट्स आपको समझाया। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो ये तो आपको ही पता है सर, हमारी वीकनेस क्या है भाई। वीकनेस है जैसे हर बच्चों की अलग अलग वीकनेस है सर, हमारा अकाउंट्स अच्छा नहीं है, हमारा मैथ्स अच्छा है,
हमारा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हमारे अच्छे नहीं है। बहुत बच्चों के साथ उल्टा होता है, थ्योरेटिकल पार्ट उनके अच्छे हैं बट सर हमारा अकाउंट्स अच्छा नहीं है। तो ये वीकनेस कंपनी को देखना, भाई हमारी वीकनेस क्या है, हमारे कैपिटल रिसोर्सेज में वीकनेस आ रही है, भाई मैन पावर में कहां पे वीकनेस है, और उस वीकनेस पे काम करना पड़ेगा हमको, तो ही रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। जैसे अब हम ये सोच के चले भाई ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मेहनत नहीं करूंगा, तो उल्टा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना, अपने वीकनेस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो जाके आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाएगा। स्ट्रेंथ मतलब होता है सिंपल सा अगर बोलो, स्ट्रेंथ में आपका मजबूत पक्ष क्या है भाई। अब जैसे सब्जेक्ट में बोलते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा, तो स्ट्रेंथ आपकी होगी, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ का पार्ट है। क्लियर है, बहुत सारे इजी पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिख के दे दिया। शॉर्ट तरीके में पहले इतनी प्रिपरेशन आप लोग करना स्टार्ट कर दो। जैसे बार बार बोला जा रहा है, पहले मीनिंग डिफाइन पॉइंट्स को इस तरीके से कॉमर्स में रिप्रेजेंट करना सीख लो। काफी कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट में इसी में एक्सप्लेन करके दे दिया है। उसके बाद ये इतना होने के बाद अगर किसी बच्चे को टाइम है या उसको लगता है सर कि ये पॉइंट्स थोड़ा बहुत मुझे समझ गया, मैं इसका थोड़ा डिटेल लिख सकता हूं, मतलब 1 से 2 सेंटेंस, 2 से 3 मैक्सिमम सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं लिखना है डिटेल, उतना मैं लिख सकता हूं तो बेस्ट है। और मेरा सजेशन भी है कि हर कोई बच्चा ट्राई करो, कुछ ना कुछ जैसा भी वर्डिंग, जैसा भी सेंटेंस आपको बन रहा है अपना ओन वर्डिंग का लिखो, बट लिखना है तो इजी तरीके से आपका केटी क्लियर हो जाएगा। मतलब नंबर्स तो मिलने ही वाले हैं। मेरा सजेशन है कोई भी बच्चा इतना तो परफेक्ट करो, इसके बाद अपना वर्डिंग, अपना सेंटेंस जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है भाई लिखना है। क्लियर है? आई होप आज का लेक्चर डे 2 का आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और उन बच्चों को शेयर करो जिनको कॉमर्स में केटी लगी है, भाई केटी से इजी कैसे क्लियर हो जाए। तो आज जो है आपका इकोनॉमिक्स डे 2 की वीडियो नहीं आई है, तो डे 2 डे 3 इकोनॉमिक्स कल साथ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज डे 2 की वीडियो इकोनॉमिक्स की नहीं मिली है। तो डे 2 डे 3 जैसा मैंने बोला, अगर कोई डे ऐसा मिस हो जाता है ना, तो सेकंड डे में आपकी 2 डे की वीडियोस साथ में मिल जाएगी आपको, बट साथ में प्रैक्टिस करते रहना ताकि एग्जाम से पहले आप लोग का क्लियर हो जाए पढ़ के। और 3 से 4 दिन 5 दिन हमको रिवीजन के लिए भी सर मिल जाए, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम में बैठने से पहले रिवाइज भी कर ले। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो एफवाई वाले बच्चों को, ताकि जिन भी बच्चों को कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स में केटी लगा है तो उनका भी केटी इजी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे डे 3 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।